भाग चैप्टर कल भाग के बारे में हमने आपको बताया, सभी बात को समझाया। भाग का हमने कितना फॉर्मूला कितना फॉर्मेट हम आपको बताया। कल भाग के 5 फॉर्मेट बताए। 5 फॉर्मेट तो हम 4 ही बताए होंगे। एक ये बताए होंगे, एक ये बताए होंगे, एक ये बताए होंगे और एक ऐसा बताया होंगे ना। ये 4 फर्मा हमने बताया होगा और सभी फर्मा का हमने चर्चा किया होगा कि किस फर्मा को कहाँ पे यूज करते हैं, कैसा प्रयोग करते हैं, किस रीजन। ये जो फर्मा होता है ये सब इससे अवगत हैं। इसके 4 पार्ट, सभी के 4 भाग ही होते हैं। ये 4 भाग होते हैं इसमें ये फर्स्ट सबसे लेफ्ट वाले भाग को हम आ जाइए भाजक कहते हैं। आ जाइए, सबसे लेफ्ट वाले को हम भाजक कहते हैं, बीच वाले को भाज्य कहते हैं, सबसे दाहिने तरफ को कहते हैं भागफल और शेषफल। अंग्रेजी में डिविडेंड, डिवाइडर, कोसेंट और रिमाइंडर कहते हैं और गणित में भी कहते हैं गुणज, गुणग, गुणनफल और शेषफल। यानी गणित में भी इसका नाम है, हिंदी में नाम है, इंग्लिश में नाम है और गणित में कुछ चीज़, गणित में खुद कुछ अपना नाम होता है ना। तो गुणज, गुणक, गुणनफल और शेषफल होता है, राइट। वैसे ही इंग्लिश में होता है डिविडेंड, डिवाइडर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर। अगर किन्हीं को चाहिए, इच्छा हो कि हम इंग्लिश में भी जाने तो थोड़ा सा अगर हमको पूछ करते हैं या पूछिएगा तो हम कोशिश करेंगे इंग्लिश में, जितना हमको पता रहेगा हम इंग्लिश में बता देंगे। गणित में, मैथ में तो कम से कम सब कुछ बताने के लिए सक्षम है कि सब कुछ बता देंगे। आ जाइए, आ जाइए, एक आदमी से बैठिए, पीछे पीछे थोड़ा सा घसा के बैठ जाइए। तो ये 5 फर्मा हमने बताया भाग का, और भाग का एक सूत्र हमने कल बताया जो बहुत ज़रूरी है और आपको हमेशा समझ में होना चाहिए। भाग का एक सूत्र को याद ही बताइएगा। भाग का एक सूत्र हमने बताया, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। अच्छा, भिन्न में लिखना, पूर्णांक में लिखना भी भाग का ही एक अंश है। जैसे कि अगर 13/5 है, इसको हम लिख सकते हैं 2.3/5 ना। पूर्णांक बनता कैसे है, पूर्णांक को तोड़ते कैसे, इसी को भी जानिए। ये भाग का ही पार्ट है। 5 दूना 10, अब में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। अर्थात ये दोनों गुना में संबंध है, ये दोनों का गुना में संबंध है और इस दोनों से इसका, इस दोनों से उसका जोड़ में संबंध है। अब बताइए कि यहाँ पे भाजक है, यहाँ पे भाज्य है, यहाँ पे भागफल है और यहाँ पे शेषफल है। तो देखिएगा इस दोनों का संबंध होता है गुना से, नहीं जी, और इसी में इसको जोड़ दिया जाता है। ये दोनों का संबंध होता है गुना का, इसमें ये जोड़ दिया जाता है तो बीच वाला निकल जाता है। फॉर्मूला से यही ना कहता है कि भाज्य बराबर भाजक का गुने भागफल प्लस शेष। तो इसी का यह पार्ट है। अब क्या होता है कि भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, पूर्णांक के रूप में। तो 13 को हमने दिया 5 से भागा, 13 को 5 से भागा दिए, 5 दूना 10, यहाँ आ गया शेषफल। तो ऊपर वाला होता है वो जोड़ घटाव का, अर्थात क्या करते हैं कि पीछे वाला को कर देते हैं आगे, पीछे वाला को कर देते हैं आगे, और जो नीचे में रहता है उसको नीचे में रहने देते हैं, जो नीचे में रहता है उसे नीचे में रहने, और जो नीचे प्राप्त हुआ उसको ऊपर लिख देते हैं। ये होता है पूर्णांक। यानी सीखा क्या कि जो नीचे में था वो नीचे में रह ही गया, और यहाँ गुना वाला पार्ट, तो गुना वाला कौन, भागफल को आगे लिख देते हैं, शेषफल को ऊपर लिख देते हैं। पूर्णांक अगर दिक्कत हो, आप लोग को आता भी होगा, फिर भी मेरा काम है कि हर एक बात को दोहराना और बताना। हो सकता है कुछ उसमें नया सीख ले ना। तो पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, कभी भी जब ये जो है इसमें, इसको कहते हैं अंश, कहते हैं हर ना। यानी भिन्न के ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, और जो लेफ्ट में रहते हैं उसे पूर्णांक कहते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको क्या पढ़ेंगे, 2.3/5, राइट। पूर्णांक कैसे लिखते हैं वो भी समझ गए। पूर्णांक कब लिखते हैं, जब अंश बड़ा हो हर छोटा है। अब हम चाहेंगे कि 5/7 को पूर्णांक में लिख दे तो संभव नहीं है, चूंकि अंश है छोटा और हर है बड़ा, तो पूर्णांक में उसे हम नहीं लिखते। पूर्णांक में किसे लिखते हैं, जब अंश हो बड़ा ना। हिंदी में, अंग्रेजी में भी नाम है डिनोमिनेटर और नोमिनेटर। ऊपर वाले को नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं ना। इंग्लिश में उसका नाम होता है, हिंदी में अंश होता है और हर होता है। पूर्णांक तोड़ते हैं, ये भी एक भाग का ही पार्ट है। अब चर्चा है क्या कि एक फार्मूला जो हमने आपको बता ही दिया कि फार्मूला भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष।
हमने कल 2 पॉइंट लिखा होगा भाग के प्रश्न में इसका कोई चर्चा ना हो, यानी कुछ कहा ही नहीं गया हो। भाग को हमेशा फॉर्मेट बना के ही तो नहीं दे सकता है, भाग को आपको कभी कभी लैंग्वेज में लिख देगा। किसी संख्या को 17 से भाग देने पर 13 से फल प्राप्त होता है, क्या लैंग्वेज हो गया ना, तो उसको फॉर्मेट में हमको सजाना पड़ेगा। अगर भाग के प्रश्न में भागफल का कोई चर्चा ना हो तो भागफल के रूप में क्या देना चाहिए? 1 देना चाहिए। क्यों 1 देना चाहिए? हमने ही आपको लिखाया है कल कि अगर भाग के पूरे प्रश्न में भागफल का कोई चर्चा नहीं तो भागफल के रूप में 1 देना चाहिए। कुछ नहीं कहे भागफल के रूप में तो 1 ले लेना चाहिए। क्योंकि जो भागफल होता है ना, ये गुना भाग का पार्ट होता है, गुना भाग का रूप होता है, गुना भाग करने पर ही प्राप्त होता है, गुना भाग करने पर भी। और 1 में एक ऐसा एबिलिटी है कि किसी संख्या को गुना कर दिया जाए 1 से या भाग कर दिया जाए, कोई अंतर नहीं आता। 1 से गुना भाग करने पर किसी संख्या में कोई अंतर नहीं आता है। और गुना भाग का अंतिम रूप 1 होता है, कुछ बचे ना बचे। जैसे कि अगर हम 2/3 गुने 3/2 कर दिए, कट कर दिए, कुछ नहीं बचा अगर, तो 1 बचता है ना। अगर ये -2 है +3 है +2 है और -3 है, ये भी तो कट किए जी, ये भी तो कट किए। 3 से 3, 2 से 2 काटे, इसमें कुछ नहीं बचा तो इसमें क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब याद रखिए कि गुना भाग का अंतिम या सबसे छोटा रूप 1 होता है, यानी किसी भी संख्या को 1 से गुना किया जाए, भाग किया जाए, उसमें कोई अंतर नहीं आता। जोड़ घटाव का अंतिम या सबसे छोटा रूप 0 होता है। 0 को किसी संख्या में जोड़िए या किसी संख्या में से 0 घटाइए, मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए अगर भाग के प्रश्न में भागफल का कोई चर्चा नहीं तो 1 देना अनिवार्य है, 1 हमको देना ही होगा। और शेषफल का कोई चर्चा नहीं तो 0 होता है, शेषफल का कोई चर्चा नहीं तो 0। अब देखिए कि शेषफल का कोई चर्चा नहीं 0, तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ अगर 7 दिया है और यहाँ भी 7 दिया है, साथ साथ ये कट हो जाता है ना। आखिर क्यों ऐसा होता है कि कट यहाँ तो होना चाहिए 0, हम तो घटाते हैं ना जी, माइनस ना करते हैं, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो सब कट कर देता है। 0 का महत्व नहीं होता है, ठीक है, 0 का महत्व नहीं होता है। तो अगर हम 13 में से 27 में से 17 घटा रहे हैं तो यहाँ पे भी कर दे कट, यहाँ भी कर देते हैं कट। 0 का तो महत्व नहीं होता है। 0 का महत्व कहाँ नहीं होता है? 0 का महत्व तो खूब होता है। 0 तो इतना हीरो है कि उसको कोई पूछने वाला नहीं रहता, स्वतंत्र रूप में रहे तो। और किसी के दाहिने में आ जाए तो 10 गुना बना देता है ना। एगो 0 तो क्या क्या हो जाता है। 0 का महत्व तो खूब होता है पर कुछ स्थान पे महत्व नहीं होता है, यानी किसी भी संख्या के लेफ्ट में आ जाए तो उसका महत्व नहीं होता है और स्वतंत्र रूप से महत्वहीन होता है, यानी जब तक वो किसी अंक के साथ ना आवे उसका कोई महत्व नहीं होता है। अर्थात इसमें हम कटपुट काहे कर दिए कि यह लेफ्ट में आ रहा था। यहाँ पे जब हमने कटपुट किया, हम 0 भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका कोई महत्व ही नहीं है, नथिंग है। ये लेफ्ट में आ जाता है या स्वतंत्र रूप में आ जाता है, इसलिए हमने कट कर देते हैं। अगर यहाँ 27 में से 17 रहता तो ये घटा के यहाँ पे 0 हमको देना पड़ता, क्योंकि अब इसके लेफ्ट में अंक है और इसका महत्व होता है, इसको घटा के लिख देंगे 1 ना। तो करते हैं क्यों? किसी संख्या के लेफ्ट में आ जाए या स्वतंत्र रूप में आ जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, तो इसलिए कटकुट कर देते हैं। आइए एक भाग हम आपको बताते हैं कि भाग अभी भी हम लोग बनाते हैं और हम लोग से भाग गलती हो जाता है। कहा कि कहीं पे हासिल लेना है, कहाँ पे दशमलव देना है ना। दशमलव वाले में दशमलव और 0 होता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। 4 को बात होते हैं, देखिए प्लस और माइनस। आज बोर्ड मास पढ़ा भी रहे हैं, आज बोर्ड मास का ही चैप्टर है, यानी सब दिन का टॉपिक होता है कि एक दिन ये बात पढ़ाए, एक दिन ये पढ़ाएंगे, एक दिन बताएं। तो आज बोर्ड मास हम पढ़ाएंगे। प्लस माइनस होता है, एक दूसरे को पूरक होता है। गुना भाग होते हैं, एक दूसरे को पूरक होते हैं। रूट होता है और स्क्वायर होता है, यह भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। रूट स्क्वायर एक दूसरे के पूरक होते हैं और दशमलव और 0 एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये पूरक होते क्या है बोल तो दिए हम। पूरक वर्ड आप लोग सुने होंगे, कहाँ सुने होंगे पूरक वर्ड? तो सुने होंगे आप लोग कोण में ना। पूरक मतलब 2 कोण को मिला के 90 डिग्री, समपूरक मतलब 180 डिग्री ना। पर पूरक कहने का सेंस मेरा ये है कि कहीं भी आप मैथ के दुनिया में, जब मेरे पास मैथ पढ़िएगा, बहुत सारा ऐसा बात है जो कभी आपने मैथ की दुनिया में देखा ही नहीं, उससे पहले आप देखे ही नहीं और ना आपको नहीं मिलेगा कहीं किताब में, ना किसी टीचर से सुनिएगा। होता है कि कुछ बातें कहाँ प्राप्त होता है, कैसे आप जानते हैं? तो इतना सारा दुनिया मैथ बना तो कोई आए, भगवान आए, हम लोग को किताब दे गया, किसी को दे दिए, सिखा के चले गए, कि लोग अपने खोजते खोजते प्रैक्टिस करते कि हर दिन नया चीज़ आता रहा।
अगर हम भी आप मैथ पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कुछ मेरा भी अनुभव, कुछ हमने भी कमाया और हम आपको बता रहे हैं, आप किसी और को बताइएगा। कभी कोई किताब आएगा तो कोई अपनी किताब में लिख देगा उसको सिद्ध करके। तो बहुत सारे बात है जो मैथ की दुनिया में है नहीं और हम आपको बताते हैं। ये चारों बात है, ये कहीं भी नहीं लिखा, देख सकते हैं कि प्लस माइनस का पूरक होता है, गुना भाग का, रूट स्क्वायर का, दशमलव जीरो का। अब हम आपको समझाते हैं कि पूरक का सेंस क्या हुआ। पूरक मतलब पूर्ति करने वाला, पूरक मतलब होता है पूर्ति करने वाला। अगर 60 डिग्री का एगो कोण है तो उसका पूरक कोण कितना होगा, तो 30 डिग्री उसमें दे देंगे तो पूरक मतलब 90 डिग्री होता है ना। ही वैसे ही मेरे इस कहने का अर्थ है कि प्लस मतलब वृद्धि करना और माइनस मतलब कमी करना। अगर किसी संख्या में 10 जोड़ दे, जितना वृद्धि होगा 10 घटा दे तो फिर वहीं पे आ जाना है। अगर इससे भी नहीं मानने के लिए तैयार है तो प्लस बराबर के इस साइड आता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस प्लस के इस साइड आता है तो प्लस हो जाता है। यही काम होता है गुना में। गुना अगर बराबर के दूसरे साइड जाए तो भाग, और भाग दूसरे जाए तो गुना हो जाता है, राइट। यही काम होता है रूट स्क्वायर में। रूट स्क्वायर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, स्क्वायर तो हम लोग आपको लोग को दिए याद करने के लिए, पूछेंगे। रूट अगर इस साइड आ जाए बराबर के तो वह स्क्वायर की तरह काम करता है, स्क्वायर उस साइड चले जाए तो रूट की तरह। वही डेसिमल में होता है, एक स्थान डेसिमल संख्या को 10 भागों में बांट देता है, जबकि एक स्थान जीरो किसी को 10 गुना बना देता है। एक जीरो को बराबर को उस साइड ले जाइए तो एक डेसिमल की तरह काम करेगा, और डेसिमल को ले जाइए तो जीरो की तरह। यानी ये चारों है ना एक दूसरे का पूरक होता है। डेसिमल और जीरो का प्रयोग जब होता है भाग में तो भाग मेरा गलती होता है। सिंपल सा अगर आपको 20 को सिंपल से आपको कहे कि 26 को 2 से भागा दीजिए तो 13 दे दीजिएगा, पर वहीं जीरो और डेसिमल आ जाता है तो कहीं कहीं कुछ किस बात पे गलती हो जाता है। देखिए गलती कैसे होगा सो बताते हैं, कैसा गलती हो जाता है। भाग, छोटा सा भाग कैसे गलती हो जाएगा। अगर हम 402 को 4 से भाग दें, 4 से 2 को 4 से, सिंपल सा भाग, सबको आता होगा। भाग कहाँ पे हम लोग सीख जाते हैं, तो तीसरा क्लास में तो सीख ही जाता है सब भाग ही, सरकारी स्कूल में। प्राइवेट में तो उससे पहले ही सीख जाता है, प्राइवेट में 1 में सीख जाता है, सरकारी में 3 में। इसके पीछे रीजन क्या है पता है, कि सरकारी 1 से चालू होता है, अब प्राइवेट पहले नर्सरी से पहले को प्ले होता है। अब प्ले तो छोड़िए, नर्सरी, LKG, UKG तीनों क्लास तो पहले पढ़ लिया रहता है, यानी 1 2 3 तो पढ़ लिया रहता है ना, इस कारण से ऐसा होता है। तो ये भाग जो होता है, तो भाग लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक मरतबे भाग देंगे 4 ना। अगर कोई आदमी भाग ऐसे कहते हैं कि 10 मरतबे लगा देते हैं, 10 मरतबे, ये 10 मरतबे, पर ऐसा नहीं होता है। लगा दे, आपका आंसर गलती ना हो, पर आप कभी भी भाग 1 प्लेस को देखिए। अगर 1 प्लेस आपके भाजक से बड़ा है तो आप 1 चांस से लगाइए। अगर आपके भाजक से छोटा हो गया तब 2 अंक को एक साथ लीजिए। पर ये 4 है और इसका 4 है, इक्वल है, तो आपको 1 से लगाना चाहिए, 10 से नहीं लगाना चाहिए। अगर 10 से लगा लेते हैं कोई आदमी तो बाकी सही नहीं होता है, तो हम 1 मरतबे लगाएंगे। 1 से लगाएंगे तो 4 हो जाएगा। कटकुट जानते हैं, कटकुट क्यों किए कि घट के आ रहा है 0, लेफ्ट राइट में कोई अंक है नहीं। अब क्या करेंगे कि उतारना होगा, यहाँ पे उतार देना होगा 0। नियमता कहता है कि आप एक भाजक को उतार सकते हैं, तो हमने यहाँ उतारा, तो क्या यह 0 किसी के दाएं में आए रहता, किसी के दाएं में आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। चूँकि अगर यहाँ पे कोई अंक रहता तब आता, तब 0 का खूब महत्व रहता और अच्छा सा महत्व रहता, कोई दिक्कत नहीं था। पर अब ये क्या हो गया कि किसी के लेफ्ट में आ गया, कोई भी अंक आएगा इसके दाहिने में आएगा ना, तो लेफ्ट में किसी भी संख्या के लेफ्ट में 0 का महत्व होता नहीं है। और देखिए 0 इतना खतरनाक है कि 4 और 2 के बीच में आ जाए तो इसके बीच में कितना दूरी बना दे। पहले 0 नहीं रहता तो 4 2 मतलब 42 था, अब बीच में आके 4 से 2 कर दिया, इतना ज़्यादा गैपिंग कर दिया दोनों के बीच में ना। तो ये 2 है, 42 को 402 बनाने का क्षमता रखता है बीच में आके, तो वैल्यू तो है, महत्व तो है इसका। इकाई स्थान पर देते हैं तो 10 गुना करता है, और दहाई स्थान पर देते हैं तो 100 गुना कर देता है। जैसे इसको दहाई स्थान पर हमने दे दिया, तो क्या करना होगा, इसको महत्व को बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 उतार देंगे। इस 0 के महत्व को बनाए रखने के लिए हमने यहाँ पे 0 उतार दिया। भागे काम और तो करना है, आगे भी तो करना है, तो करना क्या है, तो अब उतार देंगे 2। पर हम ये 0 शेषफल नहीं था, शेषफल आता तो कोई टेंशन, कोई नो प्रॉब्लम। अगर घट के यहाँ 0 आया तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं था, पर ये घट के 0 नहीं आया है, ये भाज्य है, सो यहाँ पे आया है और शेषफल का रूप बन रहा है। तो इस 0 को महत्व बनाने के लिए एक 0 हमने दे दिया, और एक अंक पहले से उतार चुके हैं, एक और अंक उतारने के लिए परमिशन लेना पड़ता है भागफल से। भागफल कहेगा कि उतारो कोई बात नहीं, पर हमको भी कुछ दो,
तो अगर एक अंक हमने उतार चुका, दूसरा अंक हमको यहाँ उतारना पड़ रहा है, तो उसके लिए यहाँ एक को परमिशन लेंगे, एक को 0 का परमिशन लेंगे, तब कहेगा आप भाई वहाँ पे उतार दो। ठीक, अब उतार तो दिए, फिर भी हम भाग देने में सक्षम नहीं होते हैं, भाग नहीं दे पा रहे हैं, 2 को 4 से कैसे भाग देंगे? तो फिर कहेगा फिर हमको अंक उतारने की आवश्यकता पड़ेगा। अब अंक है नहीं, अगर अंक रहता तो फिर यहाँ 0 देते या फिर यहाँ पे अंक उतारते, पर यहाँ अंक खत्म हो गया है, तो यहाँ पे क्या देंगे? डेसिमल देंगे। तो यहाँ पे एक डेसिमल दे देंगे और 0 दे देंगे। अब 5 चौका 20 लगा देंगे और कट जाएगा ना। यहीं पे लोग गलती क्या करते हैं कि डेसिमल या 0 दे में, कोई तो 0 दिए हुए सीधे डेसिमल दे के और काम कर देते हैं, कोई एक 0 नहीं देते हैं। तो इस प्रकार का गलती होता है। जब भाग आगे बनाइएगा तो आपसे होगा, कभी कभी से फंस जाते होइएगा और कहते अरे भाई कैसे आ गया। कुछ आदमी तेज रहता है तो कहता है कि जैसे कि नहीं, इन दोनों को गुना करने पर बीच वाला आ जाना चाहिए, तो 10.5 न लिखो, गुना करेंगे तो 42.2 होगा। जैसे अगर हम 6 को 2 से भाग देते हैं, 3 आता है ना, इन दोनों को गुना करने पर बीच वाला आ जाता है, तो इन दोनों को गुना करके बीच वाला आना चाहिए ना। कुछ थोड़ा दिमाग तेज रहेगा तो लगेगा अरे भाई 10.5 आया, गुना करेंगे तो 42 होगा, लेकिन मेरा गलती हो रहा है, तो वो 0 बैठा दिए। पर बैठाने का रीज़न तो होना चाहिए कि हम 0 क्यों दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। चलिए, ये भाग था, भाग का ये फर्मा है। भाग के इस फर्मा के बाद ये दूसरा फर्मा आता है, ये दूसरा फर्मा, ये फर्मा का यूज कहाँ करते हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं? तो इस फर्मा में भी 4 गो पार्ट होते हैं, जिसमें इसका नाम होता है भाज्य। देखिए, लिखाना बहुत आसान है, लिखाना अगर है, कॉपी भरना रहे, कहे आप लोग का टाइम बर्बाद करेंगे, डेली लिखा रहे हैं, स्टार दे के फोटो शेयर करवा के सबको बंटवारा कर देते, क्या जी, ले जाके घर पे रखिए, अगरबत्ती दिखाइए। पर वैसा करना रहे तो कोई टेंशन नहीं है जी। जाइए किसी इंस्टीट्यूट में जाइए, आप 10,000 रुपया लेंगे, इतना पोथा हम छपा के दे देंगे, और घर पर रखिए, पढ़िए उसको। भाई उतना पढ़ना रहता तो पढ़ लेता सब, घरे पर नहीं किताब लाते दुकान में, कमी है किताब का जी। मैथ का किताब पढ़ने के लिए आप 500 रुपये हमको फीस दे रहे हैं और 350 में किताबें मिलता है, पढ़ लेंगे किताब खरीद के क्या? तो उससे नहीं, जितना हमने आपको लिखाया वो आपके समझ में भी होना चाहिए। समझाना बड़ी बात होता है, लिखाना कोई बड़ी बात नहीं होता है। तो ये जो हमने कल तो लिखा लिया टोटल बात, और आपने लिख के भी ले गया, कुछ बात समझे कुछ नहीं समझे, समझने के लिए यहाँ आते हैं ना, मैथ समझने का चीज़ है। तो कल जो लिखा है उसको आज सिखाते हैं, फिर कल हम इसी बात को आपसे पूछेंगे कि आप हमने पढ़ाया इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो अब फिर आपको याद होना चाहिए। तो ये भाग का फर्मा है, इसके भी 4 पार्ट होते हैं, राइट। तो ये ऊपर वाला का बीच वाला क्या कहते हैं? भाज कहते हैं, और इसको कहते हैं भाजक। इतना तो सेम था जी, उस भाग में भी था। लेफ्ट वाला को भाजक और भाज्य ना, लेफ्ट वाला को भाजक कहते थे, बीच वाला को भाज कहते थे। ये भी यही किए, लेफ्ट वाला को भाजक है और इसको भाज का है। पर दाहिने तरफ उसमें भागफल होता था, दाहिने तरफ शेषफल हो जाता है, शेषफल ये होता है भागफल। भाग का फॉर्मूला यानी भाज्य बराबर याद होना चाहिए, भाज्य गुने भागफल प्लस शेष होता है। दूसरी बात याद होना चाहिए कि भागफल का कोई चर्चा नहीं तो 1 लिखते हैं, शेषफल का कोई चर्चा नहीं तो 0 लिखते हैं। क्लियर है? अब ये फर्मा का यूज हम कहाँ करते हैं, किस प्रकार का भाग बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे? तो हमने लिखाया होगा क्रमागत रूप से भाग हो, क्रमागत रूप से मतलब भाग फल को ही भाग देना, या भाग के प्रश्न में 1 से अधिक भाजक और 1 से अधिक शेषफल हो तो इस फर्मा का यूज करेंगे। जैसे क्या होगा, कहेगा किसी संख्या को क्रमागत रूप से, किसी संख्या मतलब x। अच्छा, इसका चर्चा थोड़ा करते हैं। माना कि x किसी संख्या, अभी हम तो एगो संख्या मानना पड़े तो x मान लिए, या 2 संख्या मानना होगा तो y मान लेंगे। कुछ दिन के बाद दिखेगा ना कि ऐसा सिचुएशन आएगा हमें जो मन वो मान लेंगे, जहाँ मन जहाँ 10, 20, 5, 17, 13, 2, 3 कुछ भी मान लेंगे। पर अभी हम मान रहे हैं एक संख्या कहेगा तो x, दूसरा संख्या कहेगा तो y, या 3 को संख्या कहेगा तो z, या ABCD मान सकते हैं। कुछ आगे बढ़ेंगे तो संख्या मानना हुआ ना तो 10x प्लस y मानेंगे, या 100x प्लस 10y प्लस z मानेंगे, कंडीशन बताएंगे। उसके बाद उसके आगे बढ़ेंगे तो हम 100x मानना चालू कर देंगे, माना कि 100x। फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो माना कि 2, माना कि 3, माना कि 5। तो इस सिचुएशन में बताएंगे कि आखिर हम ऐसे क्यों मानते हैं, कहाँ मानते हैं। अभी पहले तो ये जानिए कि माना तो x, माना क्यों, ये x क्यों लिखते हैं, कहाँ से आता है। जैसे कि अभी हमने बोला किसी संख्या मतलब क्या, हम उस संख्या को नहीं जान रहे हैं पर कोई संख्या है। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, कैसे एक कोचिंग में इसी बात के लिए स्टूडेंटों से बहुत खतरा होता है ना। तो पहले क्या होता है
कि टीचर को देखने के बाद पहले कुछ लड़का सब थोड़े पाँच हुआ रहता है थोड़े थोड़े, तो आएगा टीचर को चेक करने चालू कर देगा। ऐसे मेरे साथ ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ है। तो टीचर को चेक करने लगता है कि टीचर का भाई ज्ञान कितना है, तो कुछ कुछ अटपटा बात सब अपना उससे टीचर से पूछ देता है। तो उसी में से SM स्टडी सर्किल एगो इंस्टीट्यूट है, उसमें मुकेश जी भरा देते। कुछ मास्टर से बड़ी खुरलूस होता है। खुरलूस का मतलब समझते हैं ना, बदमाश तो ठीक है, कोई बदमाश हो एगो विचित्र क्वालिटी का होगा, यानी अपने सामने में किसी को पूछना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है ना, किसी को उस तरह का इज्जत करना। लगता है कि हम मैथ जान रहे थे, लगता है हम विद्वान है, सबसे ज़्यादा ज्ञान हम ही मेरे पास ही है ना। हमेशा देखिएगा अक्सर गणित के मास्टर को बड़ी खुरलूस होगा। खुरलूस का मतलब होता है कि विचित्र क्वालिटी का होगा, और सभी टीचर से अपने आप को अलग अलग रखेगा। हम मैथ के टीचर हैं भाई, हम सबसे भरगट टीचर हैं, हमसे सब दूर रहो, हट के रहो, और सबसे एकदम नॉर्मली बात नहीं करेगा। अक्सर देखिएगा मैथ के टीचर का खुरलूस बहुत होता है, पता नहीं क्यों होता है। मैथ के टीचर को तो हमको, मेरा मानना है कि एकदम रॉयल होना चाहिए, एकदम मस्त होना चाहिए, एकदम खुशनुमा होना चाहिए, हंसी मजाक हुआ, बात हुआ। क्या कि मैथ प्रेशर का चीज़ है। अगर एक तो मैथ खुद प्रेशर का है, उसमें और क्लास में प्रेशर बना दिया जाए तो बच्चा क्या पढ़ेगा। जब तक टीचर के साथ स्टूडेंट को घुलेगा नहीं तो पढ़ेगा क्या। अभी आप लोग नया बैच है, न हमको जान रहे हैं बहुत अच्छा तरीक़ा से, न हम आपको जान रहे हैं। और ये भी तो है कि एक स्थिर हो जाता है स्टूडेंट, एक हो जाता है स्टूडेंट कि अब ये स्टूडेंट पढ़ने वाला है। यही बैच में जो नया बैच स्टार्ट होता है, उस बैच में 60 स्टूडेंट से कम नहीं आते हैं। 60 स्टूडेंट आएंगे, पढ़ेंगे कितना उसमें, तो 35 को पढ़ेंगे। बाकी सब आएंगे, 2-3 दिन घूमें फिरेंगे, चले जाएंगे, टीचर को नहीं समझेंगे। नहीं तो ये लगता है क्या बना रहे हैं, जरा बता रहे हैं, लगता है बहुत निम्न क्वालिटी का मास्टर है, दम नहीं है, बहुत प्रकार का बात होता है। और जो जान रहे हैं, जो किसी के भेजने से आए, वो तो पता है कि आखिर हम क्या है नहीं है, क्या पढ़ाएंगे। तो मास्टर को ये चेक करना होता है। तो क्लास जब आगे बढ़ता है ना, तो क्लास अपने ही इतना कॉमेडी, दूसरे बैच का आप क्लास देखिएगा, अगर वीडियो पे देखते हैं तो आपके पढ़ाने का अंदाज अलग है, इससे दूसरे बैच का पढ़ाने का अलग है, उससे सीनियर है उसका अलग है। बहुत सीनियर को तो पता ही नहीं चलता है कि हम टीचर हैं, वो स्टूडेंट है। ऐसा भी है, तो कुछ ऐसा भी स्टूडेंट होते हैं जो हमसे बड़े भी हो सकते हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं। वाकई कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका क्वालिफिकेशन हमसे ज़्यादा होता है और हमसे ज्ञानों ज़्यादा होता है, पर फिर भी यहाँ पे आते हैं वो ज्ञान लेने जो ज्ञान हमसे कम है, वही नहीं लेने आते हैं जी। यहाँ पे भी मान लेते कितना भी एज से छोटे हैं हमसे, हो सकता है क्लास में भी कम होंगे, पर कुछ ना कुछ ऐसा सेक्टर होगा जिसमें आपका नॉलेज हमसे ज़्यादा होगा, और हम आराम से एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत लगता है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या लगता है कि हम टीचर हैं तो सबसे ज़्यादा ज्ञान हम ही को है, सब कुछ हम ही जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ पढ़ने खाली आए हैं तो मैथ का नॉलेज हो सकता है आपको मेरे से कम है, सब नॉलेज थोड़ी कम होता है, कुछ नॉलेज हो सकता है बेटर। आप कहें ये कैसे होगा सर, हम तो अभी इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, हम तो पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, आप इतना दिन पढ़ लिए हैं। तो कुछ सेक्टर क्या होता है कि कुछ ज्ञान वाकई हमको नहीं हो सकता है। मान लेते हैं कि पढ़ाई का ही ज्ञान संपूर्ण ज्ञान थोड़ी होता है, और बहुत सारा ज्ञान होता है। यहाँ पे विभिन्न आदमी हैं, विभिन्न आदमी के पिताजी का अलग अलग पैसा होगा, अलग अलग धंधा होगा, अलग अलग जॉब करते होंगे, कोई किसी चीज़ में जॉब करते होंगे। मान लेते हैं कोई बिजली विभाग में जॉब करते होंगे। अब उनसे ये सीख सकते हैं कि पापा जी बिजली विभाग में हैं, ये बिजली का चोरी कैसे होगा, उसको पता होगा चोरी कैसे होगा बिजली का, सर फलाना करना दीजिए बिल कम आएगा क्या जी। तो नॉलेज सीख लेना, हमारे पास कम नॉलेज है ना जी, नहीं सीखना हुआ तो हम गलत सेंस में कहते हैं। अच्छे सेंस में हो सकता है कि मान लें किसी का कोई अलग सा बिजनेस है, कोई अलग सा व्यापार है, तो कहीं ना कहीं वो हमसे ज़्यादा जानता ही होगा, और हम वो नहीं जानते हैं तो पूछ लेने में क्या लगता है, ज्ञान बढ़ाने में कोई कमी है थोड़ी। हम नहीं जानते, हम आपसे पूछ लिए तो हम छोट हो गए, ठीक है हम छोट हो गए, अब बड़े हो गए, अब नहीं पढ़ी हमसे, और क्या, यही ना जी, ऐसा कुछ नहीं। तो कुछ स्टूडेंट का होता है ऐसा कि टीचर को चेक करना, तो चेक करना हो तो टीचर को जानना चाहिए कि सामने वाला बच्चा हमको चेक कर रहा है, तो आप खुल के उसको बताइए ना जो पूछना चाह रहा है। तो वो पूछ दिया कि सर उन्होंने लिखा कि माना कि x, कहीं पर माना कि x लिख दिया, वो कहता है काहे मानेंगे हम x, मानवे नहीं करेंगे हम x, ये बात है ना, काहे मानेंगे x। तो टीचर को चाहिए कि अगर बच्चे के मन में इस तरह का कहे, चाहे बदमाशी से ही हो, तो उसको संतुष्ट करने का होना चाहिए कि आप संतुष्ट इसको कैसे कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि मानना ही पड़ेगा, क्यों नहीं मानेंगे, उसको ये बताना नहीं चाहिए कि तो पूछने वाला लड़का और बताने वाला टीचर बड़ी खुरलूस टाइप के टीचर, वाकई खुरलूस टाइप के हैं कि कभी भेंट हो जाए उस टीचर से जो पुराने लड़का जानते हैं, तो मतलब कोई चीज़ दोबारा नहीं पूछ सकते हैं, और नहीं समझे तो क्यों नहीं समझे,
नहीं समझे जाओ, सीधे एक बार बता दिए। ऐसा थोड़ी है कि नहीं समझे तो आप पूछेगा, मेरा काम है 2 बार 3 बार हम उसको बताएं, नहीं हो तो दूसरे तरीका से बता दे आराम से। अच्छा चलिए नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आज इसको छोड़ दीजिए। कुछ ऐसा होता है कि आप ला कभी कुछ समझा ले तो अब नहीं समझेगा, तो फिर दूसरे दिन देखेंगे ना, जरूरी है कि आज ही समझ लेना दूसरे दिन। तो उनको एक चीज़ बता ना सकते थे कि हम मानते क्यों हैं एक्स, तो उनको कहना चाहिए था कि मान लेते हैं कि रास्ते पे हम चलते हैं, अभी रास्ते चलते कितना रास्ता कहीं कहीं टूटा उटा हुआ है और हमको एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे गड्ढा है, और रातों में चलते हैं ना तो साइकिल वहाँ पे मुड़ जाएगा। अगर अंधेरा जो साइकिल चलाते हैं, साइकिल में तो लाइट नहीं होता है, बत्ती नहीं होता है, फिर भी आप रात में साइकिल चलाते हैं ना जी। सब आदमी रात में साइकिल, हम भी रात में साइकिल चलाए हुए हैं। आप मोटरसाइकिल चलावे तो कहीं दिक्कत हो, पर साइकिल अंधेरा में भी चलता है, पता नहीं कैसे चलता है ना आपको दिखेगा ना साइकिल को दिख रहा है, फिर भी चलता है। होता क्या है कि आपको अनुभव हो जाता है कि यहाँ पे रास्ता एकदम वहाँ आते हुए आपको फीलिंग हो जाए। अंधा आदमी कैसे चलता है? अंधा आदमी सब काम अपना करता है, यानी वो अपने दिमाग से चलता है, उसको फील हो जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ है, लेफ्ट हो जाना है, राइट हो जाना है। तो गड्ढा रहेगा ना तो आप अपने साइकिल उससे मुड़ लीजिएगा, तो आपको ना पता है गड्ढा है तो मुड़ लीजिएगा। और जो नया आदमी आया या नए रोड में आप चले गए तो वहाँ गड्ढा में तो गिरिएगा। बरसात आ जाता है तो बरसात में क्या होता है कि मोहल्ला वाले कुछ अच्छे इंसान लोग भी होते हैं तो कम ही, 100 में अब तो 5 को अच्छे होते हैं। तो क्या करेंगे, उनके मोहल्ला में अगर नाला बीच में फूट गया, नाला बीच में फूटा हुआ है, उस पर पानी चढ़ गया, तो जो अननोन आदमी आएंगे, जो इस रूट से नहीं गुजर, जो डेली गुजर, उनको पता है कि यहाँ पर गड्ढा है, हम इधर साइड हो जाते हैं। और जो नहीं आता है, उनको पता नहीं है, तो क्या करते हैं, वहाँ पर कोई झाली जंगल उंगल रख देंगे या गुलाल का झंडा खड़ा कर देंगे, भाई यहाँ पे नहीं आइएगा। अगर कल्पना कीजिए कितना सा छेद है और साइकिल का पहिया अचानक स्पीड में आ रहा है, उसमें गया, तो क्या होता है, जैसे हमने हाथ फूटा था, फीलिंग आया था, वैसा ही होता है कि एक बार चक्का हुए और 3 पलटी उधर। तो चिन्ह के रूप में चिन्हित कर दिया जाता है कि यहाँ पे गड्ढा है और यहाँ पे आप न जाए। तो गणित में जो पद अननोन रहता है, जिस पद को हम नहीं जानते हैं, जिस बात के बारे में हमको नहीं पता है, पर ये तो है कि यहाँ पे है, यहाँ पे कोई संख्या है, कितना है वो हमें नहीं जानकारी है। तो संख्या को डिनोट करने के लिए यहाँ पे कोई संख्या है, पर हमें इसको फाइंड करना है, ज्ञात करना है, या इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, तो वहाँ पे तो कुछ चिन्ह तो देंगे। तो चिन्ह के रूप में आप नहीं मन है एक्स नहीं दीजिए तो वाई दे दीजिए, नहीं मन है तो ए दे दीजिए, नहीं मन है तो ओ दे दीजिए, नहीं मन है तो 14 दीजिए। यानी अंग्रेजी के संख्यात्मक अंक और संख्या को छोड़ के कोई भी मान वहाँ पे दे सकते, कोई भी चिन्ह। नहीं है तो कबूतरे का चिन्ह बना दीजिए ना, नहीं है रेट ऑफ दे दीजिए, यानी वो चिन्ह दीजिए जो गणित के गणना में यूज नहीं किया जाता है। पूर्वज से पीढ़ी दर पीढ़ी ये मानते आ रहे हैं एक्स वाई जेड, तो हम लोग भी एक्स वाई जेड मान लेते हैं। नहीं मन है तो ABC मान लीजिए, पर कोई संख्यात्मक मान न देके कोई चिन्ह वहाँ पर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई संख्या है जिसे हम नहीं जान रहे हैं, उसे फाइंड करना है, इसलिए माना कि एक्स। नहीं मानना है तो वाई मान लीजिए, नहीं तो जेड मान लीजिए, नहीं तो डेट ऑफ मान लीजिए, नहीं तो हैच मान लीजिए, क्या, पर वैसा चिन्ह दीजिए जो गणित के गणना में यूज नहीं होता हो, आप दे सकते हैं, राइट। तो हम लोग कहाँ पे थे कि यहाँ पे माना कि एक्स। तो यहाँ पे कहा कि किसी संख्या को यदि, किसी संख्या मतलब कोई संख्या तो है पर कितना है वो पता नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चिन्ह के रूप में कुछ वहाँ पे अंकित करेंगे, डिनोट करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, एक्स। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 3, 4, 5 से भाग देने पे, क्रमागत रूप से 3, 4, 5 से भाग देने पे, 3, 4, 5 से भाग देने पर 1, 1, 2 से फल प्राप्त होता है, 1, 1, 2 से फल प्राप्त होता है। यानी ये फर्मा हमने बताया कि क्रमागत रूप से भाग हो, भागफल को भाग हो, या एक से अधिक भाजक और एक से अधिक शेषफल। देखिए किसी संख्या को क्रमागत रूप से 3, 4, 5 से एक से अधिक भाजक है, एक से अधिक शेषफल है, इस फर्मा का हम यूज करेंगे। यानी इसके लिए आप 3 बातें कह सकते हैं कि क्रमागत रूप से भाग हो, भागफल को भाग हो, या एक से अधिक भाजक और एक से अधिक शेषफल हो प्रश्न में, तो हम इस फर्मा का यूज करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। ये क्या है, भागफल, इसका तो चर्चा किया नहीं। कहा किसी संख्या को 3, 4, 5 से भाग देने पर 1, 1, 2 शेषफल प्राप्त होता है। भागफल का कोई बात कहा, कोई चर्चा दिया, नथिंग। तो आप कहे सर यहाँ पर भी तो कोई संख्या है, हमको पता नहीं है, तो दे देते हैं यहाँ पर भी एक्स। पर कोई संख्या में एक प्रकार का चिन्ह एक को दे सकते हैं, 2 को नहीं दे सकते हैं। पर भाग के प्रश्न में हमने बताया कि अगर भागफल का कोई चर्चा ना हो तो आपको 1 ही देना चाहिए, अगर शेषफल का कोई चर्चा ना हो तो आपको 0 ही देना चाहिए, जो कि हमने पहले आपको बता चुके हैं। अब क्या होता है कि ये है भागफल ना, ये है भागफल, ये है भाजक, ये है शेषफल। फॉर्मूला ही कहता है
कि भागफल और भाजक को गुना कीजिए। फार्मूला ही कहता है कि इस दोनों को गुना करें, नीचे वाले को जोड़े, यही ना फार्मूला है। भाज्य बराबर, और बीच में तो भाज्य है, भाज्य हमको ज्ञात करना है, तो इस दोनों को गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 5 का 5 और 2 7, यहाँ लिख देंगे 7। फिर 7 चौक 28 और 1 जोड़ देंगे तो यहाँ लिख देंगे 29। फिर 29 तिया 87, 1 जोड़ देंगे तो 88। तो वह संख्या क्या है, x क्या है, ये 88 है, x है 88। यानी 88 को हम क्रमागत रूप से 3, 4, 5 से भाग दे तो 1, 1, 2 शेष बचेगा, करके हम दिखा देते हैं। 88 को जब हम 3 से भाग देंगे तो 1 ही शेष बचेगा। 88 को हम 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 8, 9 तिया 27, 1 शेष बचा। क्रमागत रूप का भाग का अर्थ होता है भागफल को भाग देना। यानी अब 29 को हम 4 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 29 को 4 से देंगे तो 7 चौक 28, 1 बचा। फिर हम 7 को देंगे 5 से भाग, 7 को देंगे 5 से भाग तो शेषफल आएगा 2। क्रमागत रूप से भाग या भागफल को भाग या एक से अधिक भाजक और एक से अधिक शेषफल का अर्थ ही होता है भागफल को भाग देना। राइट, इस फर्मा को आपने समझ गया, दूसरा फर्मा को समझ गया। एक बार और इसी बात को सबको वीडियो में देखिएगा तो और आसान हो जाएगा वो बातें। तीसरा फर्मा है, ये फर्मा होता है कि है तो भागेगा फर्मा, पर इस फर्मा के यूज से हम वर्गमूल बनाते हैं। और वर्गमूल आप लोग परिचित होइएगा, वर्गमूल जानते होइएगा वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल जैसे 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। वर्गमूल का मतलब होता है दो समान गुणजों के बदले एक गुणज के रूप में उत्तर प्राप्त करने को ही वर्गमूल कहते हैं। यानी 2 को समान गुणज है उसको एक गुणज में लिख दीजिए, वर्गमूल होता है। और एक ही संख्या को 2 गुणजों में लिख देना वर्ग होता है। जैसे अभी आप लोग याद किए 17 का वर्ग याद किए, 17 गुणे 17, तो वर्गमूल होता है 2 समान गुणजों के बदले एक गुणज के रूप में उत्तर प्राप्त करना। और वर्ग होता है एक ही संख्या को 2 समान गुणज को प्राप्त करना को वर्ग कहते हैं ना। तो जैसे कि इसका वर्गमूल निकालना होता है तो 2 गुणे 2 कर देते हैं और लिख देते हैं 2। इस विधि को कहते हैं गुणनखंड विधि। वर्गमूल 2 विधि से बनते हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरे भाग विधि। भाग विधि से बनाया जाता है, इस फर्मा का यूज किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक झलक दिखाते हैं, हम आपको सिखा नहीं रहे हैं, क्या कि इसका चैप्टर पढ़ेंगे। 625 का वर्गमूल निकालना है, 625 का वर्गमूल। तो भाग विधि से क्या होता है कि ये फर्मा देते हैं, ये फर्मा में क्या करते हैं कि ये चिन्ह सटा के नहीं देते हैं, थोड़ा हटा के देते हैं। राइट, और ये चिन्ह देने के यहाँ पे हम भागफल लिखते हैं, यानी जो उत्तर प्राप्त होते जाता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। वर्गमूल के प्रश्न का कुछ नियम होता है, कायदे होते हैं। वर्गमूल में कहता है कि पहले आप दाएं से बाएं की तरफ जोड़ा लगावे, यानी 2 का जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगाने का अर्थ क्या हुआ कि अगर हमको लेफ्ट में सिंगल बचा है या डबल बचा है, सिंगल बचा है तो सिंगल को ही देखना है, डबल बचता तो डबल को देखते। सिंगल हमको क्या बचा है 6। अब 2 ऐसा संख्या लेना है जिसको मल्टीपल करने पे 6 से छोटा आवे या 6 आ जाए, या तो 6 आवे या 6 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम 2 से लगाएंगे ना, तो 2 से तो हम जानते हैं कि वर्गमूल में सब 2 के जोड़ा में काम होता है। वर्गमूल में जितने काम होते हैं सब 2 के जोड़ा में होता है। अभी हम वर्गमूल आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ हम फर्मा को समझा रहे हैं। राइट, अब ये 2 हो जाता है, जुड़ जाता है, ये आपस में जुड़ जाता है। और जोड़ के नीचे मत लिखिए, थोड़े घसका के लिखिए, क्योंकि वहाँ पे फिर नया अंक देना है। और ये यहाँ पे हो जाएगा 4, ये घट के यहाँ आ जाता है, ये जुट के यहाँ आया और ये घट के आया। जब हम 2 से लगाए हैं तो 2 आंसर के रूप में यहाँ लिख देंगे। भाग में एक अंक एक बार में उतारते हैं और वर्गमूल में 2 अंक एक साथ उतारते हैं। तो अब ये दोनों का दोनों हम यहाँ उतारेंगे। राइट, और फिर यहाँ पर सेम 2 ऐसा संख्या दे, या तो इसके बराबर हो जाए या इससे छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। बराबर हो तो ठीक, नहीं तो छोटा वाला लिखना चाहिए। संयोग से इसका इकाई पर 5 है तो हम इसको 5 से ऐसे गुना करते हैं सेम 2 अंक से, तो हो जाता है 225। कट गया और ये हम एक बार 2 से लगाए, एक बार हमने 5 से लगाए, मेरा आंसर हो गया 25। ये भी भाग का ही फर्मा है, पर किसके लिए यूज होता है, वर्गमूल के लिए यूज होता है। क्लियर, समझ गए इतना। अब आते हैं कि जो चौथा है फर्मा वो किसके लिए यूज होता है। जब हमको गुणनखंड तोड़ना है, लिखेगा कि 12 के कितने गुणनखंड, 12 के कितने गुणनखंड, फैक्टर कितने होते हैं ना। तो 12 का फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड किसे कहते हैं कि इसको कितने भागों में तोड़ सकते हैं, यानी वह कौन सा संख्या है जिससे कि 12 विभक्त हो। तो इसका ना लिख लेंगे जी, 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे और 6 लिख लेंगे।
और 12 लिख लेंगे। यानी 12 है वो 1 2 3 4 6 और 12 से विभक्त होता है। अगर मान लेते हैं कि 32 को हमको 32 को घात के रूप में लिखना है, 32 को घात के रूप में, तो घात के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से लगाएंगे 16, 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 और 2, देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5 को 2 आया तो 32 के लिख सकते हैं 2 की पावर 5, इसके लिए यूज होता है। अब कहेगा सर गुणनखंड निकालने के लिए आपने कहा गुणनखंड कैसे निकालेंगे, गुणनखंड जैसे 12 का गुणनखंड है, गुणनखंड कैसे प्राप्त करेंगे। अगर आपसे यह पूछ दे कि 225 के कितने गुणनखंड है, 225 के कितने गुणनखंड है, तब ये तो नहीं लिखेंगे 1 2 नहीं 3 3 4 नहीं 5 6 7, ऐसे करके तो लिखना संभव नहीं है। तो आपसे यह पूछ दे परीक्षा में कि 225 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तब गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। पहले हम क्या देखते हैं, 3 से कट रहा है 5 2 7 3 9, 3 से कट रहा है 7 3 21 5 3 15, फिर 3 से कट रहा है तो 25 दिया 75, फिर 5 से और फिर 5 से, तो इसको हम लिखेंगे 3 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2। हमें गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है, जैसे 12 के कितने गुणनखंड है, तो 6 गुणनखंड, 12 के 6 गुणनखंड है ना, तो 225 के कितने गुणनखंड, तो हमने पहले ये फैक्टर तोड़ लिया 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2 लिखा। अब गुणनखंड निकालते कैसे हैं, तो क्या कीजिए, ये अगर घात 2 है ना तो 3, घात 2 है ना तो 3, यानी एक एक ऐड कर दिया जाता है और आपस में गुणा कर देंगे तो 9 गो, यानी 225 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो 9 गो। डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछता है कि 225 के कितने गुणनखंड, 1250 के कितने गुणनखंड, 720 के कितने गुणनखंड, तो ऐसे फैक्टर तोड़ते हैं। घात जो आता है एक बढ़ा के उसको मल्टीपल कर दिया जाता है, हाँ घात में एक जोड़ के मल्टीपल कर दिया जाता है। जैसे आपसे ये पूछ ले, ऐसी 12 का पूछता, 12 के कितने गुणनखंड, 12 का लिखने में सक्षम है तब ना, 12 का पूछता तो ऐसे 12 का तोड़ते हैं, पहले जोड़ते हैं 2 से 6, 2 से 3 ना। अब इसको लिखते हैं 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1, तो 2 को 1 बढ़ा के 3 और 1 को 2 बढ़ा के 6 गो, अच्छा गुणनखंड है ना। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो ये फैक्टर तोड़ लेते हैं, घात को एक अधिक, सबको एक अधिक करके मल्टीपल कर देते हैं, वो गुणनखंड की संख्या निकल जाता है। ऐसे जब आप आगे बढ़िएगा चैप्टर आएगा तो इसका यूज होगा। यानी चारों का चारों फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, जान लिया। इसके बाद भी भाग से संबंधित 5 प्रकार के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग से संबंधित 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं जो आपको सदा के लिए समझ में होना चाहिए, और हर चैप्टर में वो आपको सताएगा, हर चैप्टर में उसका उपयोग किया जाएगा। जो कि हमने पॉइंट के रूप में आपने लिखाया, भाग से संबंधित 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो कौन कौन है। तो भाग के प्रश्न में कोई जोड़ने की बात का है, एक कौन होगा, जोड़ने की बात, दूसरा क्या होगा, घटाने की बात, तीसरा क्या होता है, निकटतम होगा, निकटतम, यानी इस संख्या के निकट कौन संख्या है जो किसी से विभक्त होता है। जैसे कि 225 के निकट कौन सी संख्या है जो 13 से विभक्त होता है, तो निकट 225 से ऊपर भी हो सकता है, 225 से नीचे भी हो सकता है, एक निकटतम वाला सिस्टम आएगा। और एक आता है, 3 को हो गया, एक जोड़ना, एक घटाना, एक निकटतम। निकटतम ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। उसके बाद आता है बड़ी से बड़ी संख्या, और 5वां आता है छोटी से छोटी संख्या। ये 5 कंडीशन को हम आपको बताते हैं कि 5 कंडीशन होता क्या है। क्या मतलब दोनों जो है ना स्टार्टिंग का नहीं समझा, सब समझा देंगे जी, हम आते हैं समझाने के लिए ना, टेंशन कह लेते हैं। हमने आपको एक बार कहा कि आप जब नए बैच में आ गए हैं और यहाँ वो भी सबसे पहला बैच में, अब मैथ ना सीख पावे हो नहीं सकता है, सीखना ही पड़ेगा, बस यही है। आप कंटिन्यू आइए, जो हम काम आपको देते हैं वो काम कीजिए, सीखिएगा ही। हम खुरलूस टाइप मास्टर है नहीं, क्लास में तो गुस्सा तो सबको आता है, क्लास में नहीं आता है। आइए सबसे पहले एक क्वेश्चन दे दे कि 125 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि 725 हो जाए, 7 से विभक्त हो जाए। 125 में कौन सी संख्या जोड़ दे कि वह 7 से विभक्त हो जाए। कह रहा है क्वेश्चन कि 725 में कोई संख्या जोड़े कि वह 7 से विभक्त हो जाए, यानी जोड़ने की बात। सबसे पहले हमने यही लिखाया, जोड़ने की बात। तो क्या करेंगे हम, 125 को हम देंगे 7 से भाग, 7 1 7 और 5 5 7 42 7 56 7 7 49 6
तो इसके लिए हमने नियम कहा होगा कि भाग के प्रश्न में अगर जोड़ने की बात कहा जाए तो भाजक और शेषफल को जोड़ा जाता है, भागफल और शेषफल के अंतर को जोड़ा जाता है। यही लिखा होगा कि भाग के प्रश्न में अगर जोड़ने की बात कह दिया जाए तो भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ा जाता है। तो भाजक और शेषफल का अंतर कितना है? वो है 1, यानी 1 इसमें जोड़ दे तो वह 7 से विभक्त हो जाएगा, अर्थात 125 में 1 जोड़ देंगे तो 126 है वो 7 से विभक्त हो जाएगा। यानी जोड़ने की बात कहे तो आप याद रखिएगा, भाग के प्रश्न में जोड़ने की बात कहे तो भाजक और शेषफल के अंतर को हमेशा हम जोड़ते हैं, भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। ठीक है, समझ गया? इन दोनों का जो अंतर आएगा ना उसी को जोड़ेंगे, जोड़ना हो तो अंतर को जोड़ेंगे, इतना याद रहेगा। अब आइए कि यही दूसरा पॉइंट कहता है, ये पॉइंट नंबर 1 था, दूसरा पॉइंट कहता है, पॉइंट नंबर 2 कहता है कि 125 में कौन सी संख्या घटा दिया जाए, घटाए कि वह 7 से विभक्त हो जाए। पहला हमने देखा कि जोड़ दिया जाए, अब कहता है घटा दिया जाए। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, 125 को हम देंगे 7 से भाग, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 6। घटाने की बात का है ना तो शेषफल ही उत्तर होता है, शेषफल। घटाने की बात कहे तो शेषफल, शेषफल मतलब होता है अतिरिक्त, ज़्यादा, हटा दीजिए उसका। और जोड़ने के बाद में तो जो कम होता है उसको जोड़िए। अब एक बात कॉमन सा सेंस लगाइए, आपके पॉकेट में 125 रुपया है और अगर 7 रुपया वाला सामान कोई खरीदते हैं आप, तो आपके पास कितना पैसा शेष रह जाएगा? आपके पास 6 रुपया शेष, सामान खरीदने के बाद आपके पास 6 रुपया शेष। आपने खरीदा कितना? 17 को सामान खरीदा और आपके पॉकेट में 6 रुपया शेष बच गया। अगर कितना रुपया और रहता था एगो और खरीद लेते सामान जी, 6 रुपया तो शेष है, 1 रुपया और रहता नहीं, और सामान खरीद लेते। तो आप जोड़ना हो तो भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ेंगे और घटाना हो तो शेषफल। याद रखिए, एकदम रट लीजिए कि भाग के प्रश्न में अगर घटाना हो तो शेषफल को घटाएंगे, जोड़ना हो तो भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ेंगे। ये अगर घटाना कह रहा है तो आंसर इसका क्या होगा? 6। अगर जोड़ना कहता तो आंसर क्या होता? 1। यानी जोड़ना है तो दोनों के अंतर को जोड़ेंगे और घटाना है तो शेषफल को घटाएंगे। 2 पॉइंट क्लियर? आइए नेक्स्ट, तीसरा में कहता है 125 के सन्निकट कौन सी संख्या है जो 11 से विभक्त होता है। यानी 125 के निकट कौन सी संख्या है जो 11 से। तो निकट का मतलब ऊपर या नीचे ही नहीं, निकट का मतलब कम ज़्यादा दोनों हो सकता है। जैसे अगर 120 कह दे, 120, ये 123 कह दे और 119 कह दे, अब कहेगा कि 120 के निकट में कौन है? 19 है। अगर फिर रहता 120 रहता, यहाँ 122 रहता, यहाँ 117 रहता, तो 120 के निकट में कौन है? 22 है। चूँकि ये 2 ज़्यादा, ये 3 कम है, और ये 3 ज़्यादा और 1 कम है, यानी सन्निकट, निकट का मतलब हो जाता है ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जोड़कर भी प्राप्त हो सकता है और घटाकर भी प्राप्त हो सकता है। तो अब क्या करना है, तो 125 के सन्निकट कह रहा है तो 125 लिखेंगे और 11 से उसको देंगे भाग। 11 ले लिए, 1 ले लिए, 5 लिया, 11 और यहाँ 4। अब हम खुद सोचेंगे कि अगर हमको घटाना हो तो मेरा आंसर क्या हो जाना चाहिए? 4। और जोड़ना हो तो दोनों के अंतर यानी 7। आप खुद डिसाइड कीजिए 125 के निकट 4 घटा के प्राप्त होगा कि 7 जोड़ के प्राप्त होगा? 4 घटाना ना होगा। तो आप सन्निकट में घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका शेषफल कितना प्राप्त हुआ। और खुद आप निर्णय लीजिए कि हमको जोड़ना है कि घटाना है। यहाँ आपने निर्णय लिया ना कि हम 4 घटाएंगे, वो निकट होगा। अगर 125 में से 4 घटाएंगे तो 121 होगा और 7 जोड़ेंगे तो 132। अब बताइए निकट में कौन है? निकट में ये है कि निकट में ये है? निकट में ये है। तो सन्निकट हो या निकट बोले तो जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि शेषफल क्या प्राप्त हुआ। और हम जानते हैं घटाना हो तो शेषफल, जोड़ना हो तो भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। क्लियर इतना बात? अब आइए 3 को पॉइंट कंप्लीट। चौथा पॉइंट में कहता है क्या कि यदि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या
ज्ञात करें जो 15 से विभक्त होता है। पहला में हमने पढ़ा जोड़ने वाला कंडीशन, दूसरा में हमने घटाने वाला, तीसरा में निकटतम समनिकट वाला, चौथा में क्या है कि अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या। 3 अंकों की बड़ी संख्या कौन होता है? 3 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या होता है 3, बोलो ना। तो पहले ये सोचना है क्या इसमें जोड़ना अलाउ है, हम कुछ इसमें जोड़ सकते हैं? क्यों नहीं जोड़ सकते हैं कि 3 अंकों का है, एक भी अंक इसमें अतिरिक्त हो, एक भी संख्या इसमें ऐड हो जाए तो इसका 3 अंकों का जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाएगा, 4 अंकों का हो जाएगा। अर्थात इसमें हम जोड़ नहीं सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ नहीं सकते हैं। इसमें हमको, मेरे पास ऑप्शन है कि हम घटाएंगे ही, और घटाते किसको हैं? तो शेषफल को। तो हम क्या करेंगे, 9 9 9 में भागा दे देंगे 15 से, 15 छक्का 90, यहाँ पे 9 9 15 छक्का 90, शेषफल का आ गया 9। और हम जानते हैं कि इसमें जोड़ना अलाउ तो है नहीं, हम घटा ही सकते हैं, तो घटाना है तो 9 घटाएंगे, तो 999 में से 9 घटाएंगे तो 990 आपका आंसर। क्लियर? कोई आपत्ति? यही बात आता है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होता है, छोटी संख्या। तो आपको पता है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, वो छोटी से छोटी संख्या होता है 100। क्या इसमें घटाना अलाउ है? इसमें से एक भी घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते हैं। घटाएंगे कि अगर एक भी घटा दे तो 3 अंकों से गिर के कितना हो जाएगा? 2 अंकों का। तो घटा तो सकते नहीं, इसमें जोड़ना है, यानी छोटी से छोटी संख्या में जोड़ते हैं और बड़ी से बड़ी संख्या में घटाते हैं। घटाना है तो शेषफल और जोड़ना है तो भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। इतना बात तो क्लियर है? नहीं, ये कॉमन सी बात है कि गरीब से सरकार लेता है, अमीर को देता है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। अमीर से लेता है और गरीब को देता है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या अमीर, यानी उसमें से घटाना है, और छोटी से छोटी संख्या मतलब गरीब, उसमें जोड़ना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे कि 100 को देंगे 15 से भागा, 15 छक्का हो जाएगा 90, शेषफल आया 10। और हम पता है कि हमको छोटी से छोटी संख्या में जोड़ना ही है, और जोड़ते किसको हैं? दोनों के अंतर को जोड़ते हैं, यानी दोनों के अंतर को, यानी 5, यानी 100 में हम 5 जोड़ देंगे, यानी 105 ऐसा छोटी छोटी संख्या है जो कि 15 से विभक्त होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन 15 से विभक्त होता है? तो वो विभक्त होता है आपका 105। आज जो हमने ये कल भाग का चैप्टर हमने पढ़ाया, इसी का समझाना था, बड़ी इंपॉर्टेंट था। होता तो बोर्ड मास का चैप्टर आगे चलता, पर ये हो नहीं पाया। बोर्ड मास में बहुत कुछ है, अब टाइम है नहीं कि बोर्ड मास स्टार्ट करें, पर कुछ बातें हैं जो हमें आपसे पूछना है। वो पूछना क्या है कि जो हमने कुछ वर्क दिया याद करने के लिए, राइट? अब कैमरा आप लोग की तरफ घुमा देते हैं। आप लोग को भी कभी कभी फ़ोटो आएगा ना, वो यूट्यूब पर देखिएगा, मेरा फ़ोटो आए, मेरे मोबाइल में अच्छा फ़ोटो आता है, तो आप लोग का भी फ़ोटो आएगा, वीडियो देखिएगा ना तो अपना लगेगा, देखिए कैसा लग रहे हैं देखने में। कभी कभी आप लोग का आता है। अब हम पूछेंगे, अब इसी बहाने भी याद करके आइएगा। हम 4 बातें याद करने के लिए दिए थे। 4 बात है, वो आपको हंस के रो के जैसे याद करना हो, करना ही पड़ेगा। जी बताइएगा, आप क्या क्या याद करने के लिए दिए थे? क्या क्या चीज़ याद करने के लिए दिए थे? एक बीजगणितीय सूत्र दिए, दूसरा एक दिए थे स्क्वायर याद करने के लिए 30 तक, क्यू याद कर दिए थे 10 तक, और उसके बाद ABCD के स्थानीय मान हमने याद करने को दिया। और ये चारों मजबूरी है, इससे हम कोई उपाय नहीं निकाल सकते, याद करना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ ऐसा होता है जिससे बच नहीं सकते हैं, याद करना ही पड़ेगा। कितना चीज़ इसमें से याद है? कौन कौन चीज़ याद है? चारों में से कौन कौन पार्ट याद है आपको? बीजगणितीय नहीं याद है, चलिए नहीं याद है, कल ही का टास्क था, 3-4 दिन लेंगे अभी। और सब याद है? 17 सॉरी पी कितने स्थान पे आएगा? 16 पे आएगा। अच्छा, सिर्फ लेटर से स्थानीय मान याद है कि स्थान से लेटर भी याद है? दोनों। 21 के स्थान पे क्या आएगा? यू आएगा। अच्छा, आप अपने नाम का अंग्रेजी में ना बोल के गणित में बोलिए तो। जैसे दरभंगा है ना, दरभंगा को आदमी बोलना है गणित में तो 4 1
दू 8 भंग N 14 G 7 A ऐसे करके अपना नाम कोशिश कीजिए कि बोलने का याद ऐसी होता है। क्या हुआ नाम आपका? अर्पण। नाम बहुत भारी है। ए का कहते हैं 1, R को कहते हैं 18 ARPAN 5 अक्षर है जी। P को कहते हैं 16, A को कहते हैं 1, N को कहते हैं 14, ऐसा ही। ठीक है, 17 का स्क्वायर बताइए। 289। वो आप बोलिए तो 13 का स्क्वायर बोलिए तो कब याद होगा? अब तो आ रहा है कंटिन्यू। जितना टास्क मिले ना, अगर जस्ट याद कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो धीरे धीरे भारी हो जाएगा जी। और प्रेशर वो याद करना ही है, या तो सिर पे उतना ही वजन उठा पाइएगा। हम तो कम में कम दे रहे हैं, बड़ा तो आप बना रहे हैं, उसको भारी आप बना रहे हैं। कहिएगा कि सर हमको मैथ नहीं समझ में आता, बड़ी भारी लगता है। हम तो थोड़ा सा ही ना वर्क दिए जी, एक दिन में इतना दिए हैं, आज 5 दिन का है ना। और जो आदमी नहीं याद कर रहे हैं उनके पास क्या होगा, धीरे धीरे वर्क बढ़ता जाएगा, प्रेशर भारी। एक दिन ऐसा होगा ना कि छिट्टा माथा पे रखे हुए वजन, अगर याद कर लिए तो हौला है, बातें खत्म। जिनको याद हो गया होगा उनको मन होता होगा सर हमसे पूछते हैं ना, मतलब एकदम छक्के मार देंगे, पूछेंगे सीधा उड़ा देंगे, याद है। जिनका नहीं याद है उनको क्या होगा, धीरे धीरे भारी होता जाएगा। धीरे धीरे कुछ हम वर्क बढ़ाते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा, इतना भारी हो जाएगा सिर पर कि आप उसको पटक के भाग जाएगा, हमसे मैथ नहीं होगा, हम नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। तो भारी किसी चीज़ को बनाना अपने हाथ में है, हौला भी अपने हाथ में है। तो जो वर्क मिल जाए, हम मान लेते हैं कि 100% नहीं हो पाया तो 80% ही होता, फिर दूसरे दिन होता, फिर हम कुछ मदद कर देते, हम बार बार पूछते, दूसरे से सुनते, याद भी रहेगा तो इंटरेस्ट आएगा दूसरे का सुनना। इनसे पूछे, अगर इनको याद है तो इनको मन में आंसर आएगा, और जिनको याद ही नहीं है वो अपने दिमाग को एकदम न्यूट्रल किए हुए हैं, क्यों हमको सोचना है, थोड़ा एकदम शांत है। जैसे इनसे जो क्वेश्चन पूछे, अगर इनको याद है तो ये अपना कोशिश करते होंगे, उसको अपने मन में आंसर बोल लेते होंगे। अगर सही हुआ तो खूब खुशी, अगर गलती होगा, वो हमसे भी गलती हो गया, फिर उसको वहीं पर अपने में मन में सुधार कर लेना। तो अपने आप पे प्रेशर मत बनीजिए, जितना टास्क दे उतना को करके आइए। हम कहाँ बहुत ज़्यादा टास्क देते हैं जी, इतना कम टास्क देते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। अभी तक हमने वर्क दिया क्या? एक बैच हमको लगता है 26 से चल रहा है, अभी तक हमने क्या वर्क दिया है? अभी हम छोटा सा बात लिखाते हैं, 10 को पॉइंट दिखाते हैं, एक दिन कहते हैं उसको फेयर करके आइए, उसको 2-4 बार पढ़ के आइए, दूसरे दिन हम समझाते हैं, और तीसरे दिन फिर उसी बात को पूछते हैं। आज जितना बात को हमने बताया वो बात को हमने कल लिखाया, बताया। आपके पास वीडियो भी अवेलेबल है, वीडियो भी देखिएगा, उसके बाद फिर 1-2 बार पढ़िएगा, तब आके कल अगर हम पूछते हैं उस बात से तो क्यों नहीं बताइएगा। और वो याद होने के लिए ना बताते हैं जी, थोड़ी ही हम अपने लिए बताते हैं। तो कृपया करें कि अगर जो टास्क दे उसको पूरा करने का कोशिश करें, पर डे कोशिश। हो सकता है कुछ आदमी है बीच बीच में आए हैं, उनके पास नोट्स नहीं है, तो नोट्स को क्या कर सकते हैं, तो अगर अभी 8 दिनों तक इस बैच में स्टूडेंट आते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होना है। मान लेते हैं कि आज के 7 दिन की बात बच गया है, मगर जितने नोट्स को लिखा रहे हैं फिर से एक बार रिपीट हम करेंगे। जब पूरा नोट्स हम लिखा लेंगे तो फिर स्टार्टिंग से चलेंगे, एक नोट्स पढ़ाएंगे, उससे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन बनने लायक होगा पहले उस नोट्स को समझाएंगे और उससे क्वेश्चन बनवाएंगे। उसी में बहुत टाइम लगता है, जिसको कहते हैं नोट्स का प्रैक्टिस। अभी तो हमने नोट्स लिखाया और सिर्फ समझाया ना, और कुछ नहीं कराया, पर फिर इसी जब भाग के चैप्टर पर दोबारा जब आएंगे तो इसको पूरे क्वेश्चन को हम आपसे बनवाएंगे। जो अभी हम आपको बता रहे थे यही हम आपसे बनवाएंगे, राइट। तो मैथ को कोई आदमी भारी मत बनने दीजिए, उतना भी भारी नहीं है जितना लोग इसको भारी बनाए हुए हैं। बस है कि सही से पढ़े, और नया बैच में आ जाने के बाद तो वो समस्या ही खत्म हो जाता है। हम ऐसा बात बताते होंगे, चालू करते होंगे जो आप पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां में पढ़े होंगे जी। अभी ऐसा कोई बात नहीं हम आपको बताए जो 10 से परे हो, 10वां से ऊपर की बात हो। यही सब नीचे की बातें हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। क्या है कि ये रिपीट हो जाए, ये डर आपके मन से ख़त्म हो जाए, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो आगे आपका मैथ आसान हो जाएगा। जो नए लोग हैं जिनके पास नोट्स नहीं है, वो किसी से नोट्स ले ले, पीछे का नोट्स। वो आपके पास नोट्स नहीं है, वो आप लिए हैं, नोट्स है आपके पास, तो जो 5-6 दिन हमने पढ़ाया, जो हमने लिखाया, वो किसी के कॉपी से, मोबाइल है तो फ़ोटो लीजिए, नहीं मोबाइल है तो कोशिश कीजिए कि हम उसको कैसे लिख ले, क्या कि वो बात को दोबारा तो हम अभी नहीं लिखा पाएंगे। दे दीजिएगा आपको, इनसे कॉपी लेके लिख लीजिएगा। वो आपके पास मोबाइल है ना, कुछ होना हो, मोबाइल तो होता है। हाँ, कौन है? ओ अच्छा, टाइम याद करवाते हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद के पात्र है। भारत रत्न के लिए आप ही को देंगे, भेजेंगे। तो
किन्हीं का नोट्स अगर कंप्लीट होगा तो उनसे बाहर निकलिएगा तो कॉपी लेकर फ़ोटो खींच लीजिएगा और फिर कॉपी में उसको लिख लीजिएगा। याद हो ना हो, समझे ना समझे, उससे ना मतलब है, पर 2-4 बार पढ़िएगा उसको। एक अच्छा फेयर कॉपी बनाएगा जिसमें हर बात को लिखिएगा। ये जो हम आपको बता रहे हैं, लिखा रहे हैं ना, ये आपकी संपत्ति है और यह संपत्ति आप ही को नहीं, आने वाला और को काम दे सकता है। जो हम बात आपको लिखा रहे हैं, इस बात को हमें संग्रह करने के लिए 10 साल, 12 साल, 15 साल लगा है। जो पढ़ाते हम जा रहे हैं, उससे जो अनुभव कमा रहे हैं, वही चीज़ हम आपको लिखवा रहे हैं। और ऐसा ये नहीं है 45 चैप्टर है, 4500 चैप्टर की बात हम ऐसे लिखाते रहेंगे और सब मेरे माइंड में ही रहता है, प्रैक्टिस में है। हम भी 1 साल छोड़ देते हो, भूल जाएंगे, नहीं भूल जाना है, पर उस चीज़ को आप फेयर करते जाइएगा। राइट, आइए कल अपने टाइम पे। इस बैच के लिए इतना ही। 3 बजे तक करीबन आप लोग को वीडियो ये मिल जाएगा। अब वीडियो कहाँ मिलता